गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम अपना नेक्स्ट जो है हमने जहाँ पे उस दिन छोड़ा था हम वहाँ से आज स्टार्ट करने लगे हैं। दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कि जो है एग्रीगेट डिमांड है उसके क्या कंपोनेंट्स हैं। उस दिन भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ऑफ एग्रीगेट डिमांड, दैट इज इक्वल टू C + I + G + X - M, where C stands for household consumption expenditure, G stands for government consumption expenditure, I stands for investment, and net exports is the difference between exports and imports. As their name suggests that the first one is household consumption expenditure. नाम से क्लियर हो रहा है कि जो consumption expenditure हाउसहोल्ड सेक्टर के द्वारा किया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। द अमाउंट ऑफ मनी दैट पीपल स्पेंड आउट ऑफ नेशनल इनकम टू सेटिस्फाई डायरेक्टली देयर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। Supposing the total income of economy is 5,000 crore, of it 4,000 crore are spent on purchase of consumption goods and services, thus household consumption expenditure will be 4,000 crore. Suppose उन्होंने किया है कि अगर इकोनॉमी की इनकम है 5,000 करोड़, उसमें से 4,000 करोड़ जो है स्पेंड किए जाते हैं ऑन द परचेज ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउसहोल्ड सेक्टर। दैट इज़ वाई, तो इसलिए 4,000 करोड़ रुपीज़ क्या हो जाएंगे, हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है दैट मोस्टली डिपेंड्स अपॉन इनकम। हमें पता है कि हमारा जो कंजम्पशन है वो हमारी किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनकम के ऊपर। रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज़ कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। जो रिलेशन है बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम उसे हम बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी जो है वो इंक्रीज़ होती है, बट लेस देन प्रोपोर्शनेट। हमने कल भी जो है मैंने आपको बिहेवियर में समझाया था कि एक लेवल के बाद जो इनकम बढ़ती है तो डिमांड जो है उसके साथ साथ उतनी लेवल में नहीं बढ़ती है, बट उससे कम लेवल पे बढ़ती है। ठीक है, सेकेंड इज़ गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय गवर्नमेंट इज़ अनदर एलिमेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। गवर्नमेंट डिमांड्स goods and services to meet various purposes like works of public interest, roads, transport, health services, irrigation, supply of electricity। मतलब गवर्नमेंट कितने सारे काम करती है। ठीक है, रोड्स बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, हेल्थ सर्विसेज देते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ देते हैं, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, डिफेंस है, सब कुछ जो है गवर्नमेंट, इन सब के ऊपर जो गवर्नमेंट का खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि जो इन्वेस्टमेंट की जाती है इन इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच इज़ इनकर्ड टू इंक्रीज कैपिटल गुड्स। जो कैपिटल गुड्स को इंक्रीज़ करने के लिए खर्चा किया जाता है, जैसे मशीन्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, हाउसेज हैं, इन सब पे क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, इन्वेस्टमेंट मीन्स इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। जब स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स इंक्रीज हो जाता है तो उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इज़ अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट। जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो की जाती है टू अर्न प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर्स invest in an enterprise to that extent where the expected profit from a new investment becomes equal to the rate of interest paid on it. ठीक है, on the contrary in public sector investment is motivated by social welfare। जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपना इन्वेस्टमेंट कब करता है, जब रेट ऑफ प्रॉफिट उसका जो है न्यू इन्वेस्टमेंट से उसमें कितना प्रॉफिट होगा और या उसको जो है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, उसको प्रॉफिट्स होंगे तभी वो जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन पब्लिक सेक्टर जो है उसमें जो है जो इन्वेस्टमेंट है वो मोटिवेटेड होती है बाय सोशल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसका मेन मोटिव जो है अर्न प्रॉफिट करना नहीं होता है, उसका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर है नेक्स्ट पॉइंट इज़ फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या है, हम सबको पता है कि जो हमारी इकॉनमी है उसमें हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर के साथ भी ट्रेड करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट भी करते हैं और इम्पोर्ट भी करते हैं। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है,
Fourth element of aggregate demand is net exports. It is measured by the difference between total exports and total imports of country. ठीक है, हमारे लिए बेनिफिशियल कब होगा ये, जब हमारे एक्सपोर्ट्स मतलब जो हम बाहर भेजते हैं सामान को, इंपोर्ट मतलब जो हम मंगवाते हैं, जब हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगे इंपोर्ट्स कम होंगे तभी हमें फ़ायदा होगा। ठीक है, लेकिन जब हमारे इंपोर्ट ज़्यादा होंगे, जब हम बाहर से चीज़ें ज़्यादा मंगवा रहे हैं और भेज कम रहे हैं, मतलब हमें जो है एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है और रेवेन्यू कम हो रहा है। एक्सपोर्ट जब हम करते हैं, एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजते हैं जब चीज़ों को, तो उससे हमें क्या होती है, इनकम होती है। इंपोर्ट्स जब करते हैं, ठीक है, जब हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं तो हमारा खर्चा होता है। ठीक है, तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर हुआ। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस करके पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो इसका मतलब हमें क्या है, फ़ायदा हो रहा है। ऑन द अदर हैंड हमें नुकसान होगा, इसलिए हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए, इंपोर्ट्स जो हैं वो कम होने चाहिए। देन है एग्रीगेट सप्लाई, जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या है? एग्रीगेट और टोटल सप्लाई रेफर्स टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। सारी की सारी जो वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस हुए हैं एक पीरियड ऑफ टाइम में इन एन इकोनॉमी। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है? इट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ, ये मॉनेटरी वैल्यू है ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमी में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं प्रोड्यूस हुई हैं एक टाइम पीरियड में, उसकी मॉनेटरी वैल्यू को बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अगर एग्रीगेट सप्लाई को इनकम माना जाता है, एग्रीगेट सप्लाई को मॉनेटरी वैल्यू माना जाता है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मॉनेटरी वैल्यू मींस नेशनल इनकम। अगर जो है नेशनल इनकम है, ठीक है, तो हम जो है हमारी इनकम जो है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वेदर हम इनकम को कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो एग्रीगेट सप्लाई है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू C+S। जो एग्रीगेट सप्लाई है दैट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम इनकम के अकॉर्डिंग मानते हैं, दैट इज़ इक्वल टू इनकम। तो जो इनकम है वो या तो हम कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं, इसलिए एग्रीगेट सप्लाई को इक्वल टू लिखा है C+S के। ठीक है, डेफिनेशन है इसकी, एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। जो एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या है? इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी फ्लो हुई है गुड्स एंड सर्विसेज की इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर, और द इनकम जनरेटेड इज़ नोन एज एग्रीगेट सप्लाई। अब है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट है आपका बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का बिहेवियर क्या है? अब एग्रीगेट सप्लाई है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिशनल यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड बाय टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। वो क्या कहते हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई है उसको हम दो तरीके से बढ़ा सकते हैं, या तो हम कर सकते हैं बाय एडिशनल यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, मतलब आपके पास जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर लो और यूटिलाइज़ कर लो, या बाय टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, या टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर दो। ठीक है, न्यू मशीनरी, न्यू इक्विपमेंट, न्यू मेथड्स ऑफ मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स वो आप लेके आ सकते हो। बट केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज़ अ शॉर्ट पीरियड एनालिसिस। जो केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है वो क्या कहती है? वो शॉर्ट पीरियड में अप्लाई होती है। तो केन्स अज्यूम्स टेक्नोलॉजी टू रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड। तो जो केन्स है उसने अज्यूम किया है कि टेक्नोलॉजी है वो सेम रहेगी इन शॉर्ट पीरियड। ठीक है, अकॉर्डिंगली आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड ओनली बाय इंक्रीजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज मेनली लेबर। तो अकॉर्डिंगली अब केन्स क्या कहता है? केन्स कहता है कि जो है इट इज़ अ शॉर्ट पीरियड एनालिसिस। ठीक है, केन्स कहता है कि हम शॉर्ट पीरियड में जो है जी रहे हैं, जिसमें जो है हम आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय चेंजिंग ओनली एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। वो कहते हैं न्यू टेक्नोलॉजी नहीं हम लगा सकते,
क्योंकि हमारे पास पीरियड शॉर्ट है, इसलिए हम न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इम्प्रूवमेंट्स नहीं कर सकते। हम अपनी आउटपुट को सिर्फ़ और सिर्फ कैसे बढ़ा सकते हैं, बाय यूटिलाइजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, सिर्फ यूटिलाइज़ करके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को, जो कि मेनली है लेबर। सो लॉन्ग एज लेबर इज़ नॉट फुली यूटिलाइज्ड, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इंक्रीजेज इन द सेम प्रोपोर्शन। जब तक लेबर जो है वो फुली यूटिलाइज नहीं होती है, तब तक एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जो है वो सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ होंगे। जैसे कि आप टेबल और डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ रही है। सपोज़ पहले लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट 0 है तो सप्लाई भी 0 है, देन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट 10 हो गया तो एग्रीगेट सप्लाई भी 10 हो गई, देन 20 बढ़ के हो गई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो एग्रीगेट सप्लाई भी 20 हो गई। दे आर इंक्रीजिंग इन द सेम प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसलिए जो इसकी कर्व भी बनाई है उन्होंने, दैट इज़ 45 डिग्री लाइन, ठीक है, दैट इज़ शोइंग 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो केन्स यही कहता है कि हमारा ये शॉर्ट पीरियड एनालिसिस है, जब तक हमारा जो है आउटपुट जो है तब तक बढ़ेगी जब तक एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ती जाएगी, जब तक इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आ जाती, ठीक है। जब इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट आ गई उसके बाद हम आउटपुट को नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। उससे पहले जो है वो क्या होगा, दैट विल शो 1-to-1 रिलेशनशिप, ठीक है। यही है आपका एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन।